हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो, उसमें हम 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। तो आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट्स डेट हैं वो है, पहला है हमारा इम्पोर्टेंट्स दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे, जो कि मनाया जाता है 13 नवंबर के। और इसका थीम क्या है? विकास में दयालुता का महत्व और दयालुता एकजुटता की शक्ति है। तो देखिए, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह दो ही चीज़ों पे पूछे जाते हैं। एक तो उनके डेट क्या है कि जैसे 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे, और दूसरा है कि उनकी थीम क्या है। तो विकास में दयालुता का महत्व और दयालुता एकजुटता की शक्ति है, यह थीम है। हमारा दूसरा दिवस है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो कि मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हमारे दो दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व मधुमेह दिवस और दूसरा है बाल दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसकी थीम है मधुमेह और स्वास्थ्य, ठीक है। और जो हमारा बाल दिवस है वह 14 नवंबर को ही मनाया जाता है और उसकी थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यह थीम था। अगला करंट अफेयर्स है हमारा, कोलंबिया और मैकगिल विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व शोध ने SGK1 नामक एक मस्तिष्क रसायन का पता लगाया है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, आपका पूछ लेगा कि ये जो रसायन है SGK1 नामक रसायन किस से संबंधित है। तो आप बताएंगे किससे संबंधित है। तो यह एक मस्तिष्क रसायन है। ये करता क्या है? ये करता है कि जो बचपन के आघात को अवसाद और आत्मघाती व्यवहार से जोड़ता है। मतलब जो आत्महत्याएं होती हैं या जो बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें पाया गया कि उनके मस्तिष्क में SGK1 नामक रसायन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह शोध किसने किया है? तो कोलंबिया और मैकगिल विश्वविद्यालय के शोध के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि जो बच्चों में अवसाद और आत्महत्या के व्यवहार को प्रेरित करता है वह हमारा SGK1 नामक एक मस्तिष्क रसायन है। तो देखते हैं थोड़ा और, आत्महत्या के शिकार लोगों और शुरुआती प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़े आनुवंशिक वेरिएंट वाले लोगों के मस्तिष्क में SGK1 नामक रसायन का उच्च स्तर पाया गया है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि SGK1 नामक तनाव संबंधित प्रोटीन का उच्च स्तर उन लोगों में निकटता से जुड़ा है जिन्होंने शुरुआती जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है। इसका मतलब है कि जिन्होंने बड़े कठिन चीज़ों से या जिन्हें सामाजिक वंचनाओं से, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत संघर्ष किया है, उनके अंदर यह प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिला है, यह हमारी शोध कहती है, ठीक है। इतना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था इसमें। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान के चौथे नरेश ने थिप्पू में संयुक्त रूप से काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है। तो मोदी भूटान गए थे यात्रा में, और वहां पर उन्होंने भूटान के जो चौथे नरेश मिलकर उन्होंने काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है। तो यह क्या है? यह एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसमें हम देखते हैं डिटेल से थोड़ा। तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और जटिल अनुष्ठानों में एक कालचक्र को 3 दिवसीय सशक्तिकरण समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाने वाले उन्नत ध्यान अभ्यासों के लिए आशीर्वाद और प्राधिकरण प्रदान करना है। इस समारोह वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 का हिस्सा है, जिसका आयोजन भूटान की शाही सरकार द्वारा 4 से 17 नवंबर तक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं, भिक्षुओं और शांति समर्थकों को एक साथ लाता है तथा वैश्विक सद्भाव और करुणा के संदेशों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या हुआ करंट अफेयर्स कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भूटान की यात्रा पे गए थे, वहां ने जो चौथे नरेश थे उनके साथ मिलकर कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन का मूल उद्देश्य क्या था कि ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाने वाले उन्नत ध्यान अभ्यासों के लिए आशीर्वाद और प्राधिकरण प्रदान करना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर्स राज्य के रूप में सम्मानित किया है। ये टॉप अचीवर्स क्या होते हैं? तो टॉप अचीवर्स उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने
उस कैटेगरी में 90% से अधिक स्कोर किया है। मतलब वाणिज्य सुधार में जो उन्होंने हरियाणा किया है, उन्होंने 90% से अधिक स्कोर किया है, इसलिए हरियाणा को टॉप अचीवर्स की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में 3 प्रमुख सुधार क्षेत्रों जैसे बिजनेस एंट्री हुआ, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने पर दिया गया है। तो हरियाणा इन तीनों में सुधार करने में 90% से अधिक स्कोर प्राप्त किया है, इसलिए इसे टॉप अचीवर्स की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो यह हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से चीते आएंगे। तो यह प्रश्न पीसीएस 2022 में पूछा गया था, जब नामीबिया से चीते आए थे हमारे देश में कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में जब नामीबिया से 12 चीते लाए गए थे, तो यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था। तो यह भी संभावना है कि जब बोत्सवाना से लाए गए हैं तो भी पूछ लिया जाए। तो देखते हैं क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना दौरे में 8 चीते भेजे जाने का ऐलान किया है। कितने चीते आएंगे यह संख्या याद कर लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। तो 8 चीते भेजे जाने का ऐलान किया है। भारत में 1952 में विलुप्त किए गए थे क्या चीता को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है। धरती पर मौजूद लगभग 7100 चीतों में से करीब 30% चीते बोत्सवाना में रहते हैं। और अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपनी जन्मतिथि पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। तो पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट चीता कब शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट चीता 1973 में शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के 3 वर्षों के बाद देश में अब कितने चीते हैं? देश में अब 27 चीते हैं, जिनमें से 16 चीते भारत की धरती पर पैदा हुए हैं और 24 चीते कुनो और 3 गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में हैं, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर स्थित हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मिले। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंस करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र होता है तो बहुत जहाँ पे सारे कणों को इकट्ठा कर लिया जाता है, चुंबकीय रेखा होता है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र हैं जो गतिशील स्थिति में हो, उनकी इमेजिंग करने के लिए भारत ने पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। यह इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत IIT बॉम्बे स्थित पी क्वेस्ट समूह द्वारा प्राप्त इस सफलता की घोषणा उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन के दौरान की गई। अब देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर्स है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में विगत कुछ वर्षों के मुकाबले इस साल कमी आई है। तो कमी किस लिए आई है कि 130 से अधिक जलवायु विज्ञानियों और शोध संस्थाओं ने एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2025 में 1.4% की वृद्धि का अनुमान है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2025 में 1.4% वृद्धि का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में धीमी वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, ब्राजील के बेलम में COP30 में जारी वैश्विक कार्बन बजट के रिपोर्ट में कहा गया कि मानसून के जल्दी आने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे कोयले पर निर्भरता कम हुई है, जिसके कारण जो है कार्बन की कमी देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 और 2024 के बीच 35 देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार करते हुए उत्सर्जन कम करने में सफलता प्राप्त की है। और रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2025 में रिकॉर्ड 38.1 अरब टन पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2024 की तुलना में लगभग 1% अधिक है। इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है
वह पिछले वर्ष की तुलना में 1.1% से अधिक है उत्सर्जन में, जबकि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई है। चीन के उत्सर्जन 2025 में लगभग 3% की वृद्धि देखने को मिल रहा है। यह थे कार्बन उत्सर्जन पर हमारे करंट अफेयर्स। भारत में कार्बन उत्सर्जन पर कमी लाई है, ठीक है। और अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्रदान किया गया है। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्रदान किया गया है। तो ये तुम्बुक क्या है, ये देखिए ये यंत्र हैं, 2 यंत्र हैं, तुम्बुक और पुमटोंग, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। यूएई ने एक अभियान चालू किया है। यूएई ने फिटनेस और एकता को बढ़ावा देने के लिए वॉक टू मार्स, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि हाल ही में वॉक टू मार्स अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने यह अभियान को लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, इस पहल में प्रतिभागियों को पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा के बराबर कुल दूरी पैदल चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने या तैरने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के 54वें वर्ष का प्रतीक है। हर कदम फर्क लाता है, ये इसका थीम है। वॉक टू मार्स, इसकी थीम क्या है, हर कदम फर्क लाता है। थीम के तहत यह सभी आयु समूहों और फिटनेस स्तरों के लोगों में दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट था। अगला करंट अफेयर्स है, बेल्जियम और नीदरलैंड ने 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि विश्व कप की मेजबानी किस देशों के द्वारा की जाती है, तो हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा, 2 देशों के द्वारा जो है विश्व हॉकी कप की मेजबानी की जाएगी। तो बेल्जियम और नीदरलैंड ने 15 से 30 अगस्त 2026 तक पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे, ठीक है, जो पहला दोहरी मेजबानी और दोहरी लिंग संस्करण होगा, ठीक। इसके साथ और इस टूर्नामेंट में पहला पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल होगा। और देखें तो एक नए प्रतियोगिता प्रारूप में प्रत्येक लिंग के लिए 16 टीमें होंगी, ठीक, जिसमें शीर्ष टीमें सेमीफाइनलिस्ट तय करने के लिए दूसरे ग्रुप चरण में परिणामों को आगे बढ़ाएंगी। तो इसमें कितने टीमें शामिल होंगी एक लिंग के लिए, जैसे पुरुष हॉकी विश्व कप है तो उसमें 16 टीमें शामिल होंगी, महिला हॉकी कप विश्व है तो उसमें भी 16 टीमें शामिल होंगी। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक आध सेंटेंस के रूप में कि कितने टीमें शामिल होंगी, तो 16 टीमें शामिल होंगी। कहाँ पर आयोजित होगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा 2026 का। यहाँ पे पहला पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल होगा और यह पहली बार होगा कि जो दोहरी लिंग संस्करण होगा। अगला करंट अफेयर्स है हमारा 8वां स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन हुआ है, शुरू हुआ है, वह हुआ है बेंगलुरु में। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इसे विश्व का सबसे बड़ा बाल फिल्म महोत्सव कहा गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अब मृत्यु में देख लेते हैं। व्यक्तित्व में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है ऐसे कि जो पर्यावरणविद हो या समाजवादी हो या सोशल से संबंधित बहुत काम किया हो, तो ऐसे व्यक्तित्व जब मरते हैं तो PCS या अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं, ठीक है। तो पद्मश्री पर्यावरणविद सालूमरदा थिमक्का का 114 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया है। उन्होंने बेंगलुरु दक्षिण के रामनगर जिले में हुलिकल और कुदूर के बीच इतना किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 385 बरगद के पेड़ लगाने के बाद इनका नाम सालूमरदा रखा गया, जिसका अर्थ है पेड़ों की शक्ति। तो यह अब इनका निधन हो गया है, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट मुद्दे। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए